प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आप सभी का वीडियो सेक्शन के इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के विषय में बताया था। इसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। साथ ही साथ मैंने दर्शन का अर्थ, दर्शन का शाब्दिक अर्थ और दर्शन का व्यापक अर्थ आपको बताया था और दर्शन की विशेषता पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। ये तो हम सभी जान गए कि दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बना है, फिलोजोर सोफिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम, विद्या के प्रति अनुराग या विद्या के प्रति प्रेम। उसके शाब्दिक अर्थ को हमने जाना। उसके व्यापक अर्थ को हमने जाना कि अपने व्यापक अर्थ में दर्शन प्रकृति के रहस्यों को मालूम करता है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, इत्यादि विषयों की खोज दर्शन करता है। परंतु इस दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है, दर्शन की उत्पत्ति के विषय में आज हम समझेंगे, जानेंगे। दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। प्लेटो और दूसरे अन्य विद्वान दर्शन की उत्पत्ति दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा, कौतूहल और आश्चर्य से मानते हैं। उनका मानना है कि यह एक स्वाभाविक सत्य है कि व्यक्ति के मन में अपने पर्यावरण को जानने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द, अपने पर्यावरण, अपने ब्रह्मांड, इसको जानने की, अपनी प्रकृति को जानने की जो है वह स्वाभाविक वृत्ति होती है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह अपने विषय में जानना चाहता है कि वह इस धरती पर कैसे आया है। वह जिस गर्भ में रहता है उसके विषय में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि इस धरती पर वह कैसे आया, कौन सी ऐसी नियामक शक्ति है जो उसे कंट्रोल करती है, सांसों का आना जाना क्या है, आखिर इस पूरे ब्रह्मांड को कौन कंट्रोल करता है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाली, पहाड़, जंगल, इसका कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्या पृथ्वी को कोई नियामक शक्ति कंट्रोल करती है? क्या पृथ्वी के, यदि पृथ्वी एक ग्रह है तो क्या पृथ्वी के समान और भी ग्रह हैं जिस पर जीवन हो सकता है, इत्यादि जानना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह अपने विषय में जानना चाहता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह कहाँ से आया। वह सृष्टि के विषय में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसका लक्ष्य क्या है और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए ही दर्शन की उत्पत्ति होती है। जहाँ इन प्रश्नों की उत्पत्ति होती है, जहाँ इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, वहीं पर दर्शन की उत्पत्ति होती है। डेकार्ट और दूसरे अन्य विद्वानों ने दर्शन की उत्पत्ति का कारण मानव मन में व्याप्त संदेह को माना है। मानव मन में जो संदेह उत्पन्न होते हैं, जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वही दर्शन की उत्पत्ति का कारण है। इन विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति के मन में अनेक संदेह होते हैं और इस प्रकार दर्शन का जन्म होता है। कुछ विद्वान दर्शन की उत्पत्ति मानसिक अशांति को मानते हैं। कुछ विद्वान दर्शन की उत्पत्ति मानसिक अशांति को मानते हैं। जब मनुष्य का मन बहुत व्याकुल होता है तो वह शांति की खोज करता है। मोह माया त्याग कर वह प्रभु में, भगवान में लीन होना चाहता है, तो वहीं पर दर्शन की खोज होती है। शांति के लिए वह प्रभु में लीन होना चाहता है और भगवान में लीन होना चाहता है कि यह कौन सी शक्ति है जो मुझे संचालित कर रही है, मैं उसके निकट जाऊं। आप
भारतीय दर्शन में भी आप पढ़ते होंगे कि ऋषि मुनि कंदराओं में, गुफाओं में रहकर तपस्या करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। सत्य क्या है कि यह ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, शक्ति क्या है, दैवीय शक्ति क्या है, इस चीज़ों की खोज के लिए वह कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या करते हैं। यही व्याकुल मन, जब व्यक्ति का मन काफ़ी व्याकुल हो जाता है तो वह शांति की खोज में चल पड़ता है। इन विद्वानों का कहना है कि जब व्यक्ति के मन में बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है और जीवन के प्रति उदासीनता होती है, तो तब व्यक्ति जीवन की समस्याओं का हल ढूंढना चाहता है और तब दर्शन का जन्म होता है। गौतम बुद्ध के दर्शन का जन्म इसी नैराश्य भावना से हुआ। आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान कैसे बने, स्कूलों में आपने पढ़ा होगा। गौतम बुद्ध के दर्शन का जन्म इसी नैराश्य भावना से हुआ। इस प्रकार दर्शन की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दर्शन का प्रारंभ किसी एक भावना से नहीं हुआ है, सिर्फ अशांति से नहीं, जिज्ञासा से भी, सिर्फ समस्या से नहीं, कौतूहल से भी हुआ है। सिर्फ समस्या से नहीं, सिर्फ जिज्ञासा से नहीं, सिर्फ कौतूहल से नहीं, अनेक कारण हैं जो इस दर्शन को जन्म देते हैं। यह कहना है कि केवल जिज्ञासा या केवल संदेह या केवल मानसिक अशांति से ही दर्शन की उत्पत्ति होती है, सत्य नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि जब मन में जिज्ञासा, आश्चर्य, संदेह या अशांति नहीं होगा, जब तक मन में जिज्ञासा, आश्चर्य, संदेह, अशांति नहीं होगा, तब तक दर्शन की समस्याओं पर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं, दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई? मनुष्य की जिज्ञासा से, मनुष्य की संदेह से, मनुष्य के आश्चर्य से, मनुष्य की समस्याओं से। जहाँ मनुष्य के मन में ये चीज़ आता है, वहाँ दर्शन का जन्म होता है, वहाँ दर्शन की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं कि दर्शन के कार्य क्या है। ठीक है, दर्शन की तो उत्पत्ति हो गई, पर ये दर्शन के कार्य क्या है? दर्शन के विभिन्न कार्य हैं, जिसमें पहला है जीवन में विभिन्न सत्यों के बीच एक निश्चित वास्तविक सत्य की खोज करना दर्शन का कार्य है। जीवन में विभिन्न सत्यों के बीच एक निश्चित वास्तविक सत्य की खोज करना दर्शन का कार्य है। दूसरा है जीवन में मूल्य, आदर्श, सिद्धांतों का निर्धारण करना दर्शन का कार्य है। तीसरा है जीवन के कार्यों को अर्थपूर्ण बनाना, उनको सही दिशा प्रदान करना दर्शन का कार्य है। चौथा है जीवन के प्रति दृष्टिकोण और अभिवृत्तियों का निर्माण करना भी दर्शन का कार्य है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों का निर्माण करना भी दर्शन का कार्य है। जीवन में किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना भी दर्शन का कार्य है। जीवन में किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना का दर्शन जो है, जीवन में किसी कार्य को करने के लिए कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा प्रदान करना भी दर्शन का कार्य है। नेक्स्ट है व्यक्ति के अवधान को केंद्रित करने में सहायता प्रदान करना भी दर्शन का एक कार्य है। अवधान, कंसंट्रेशन, व्यक्ति के अवधान को, ध्यान को केंद्रित करना भी दर्शन का एक कार्य है। नेक्स्ट है जीवन की विभिन्नताओं और विसंगतियों में समन्वय स्थापित करना दर्शन का कार्य है। जीवन की विभिन्नताओं और विसंगतियों में समन्वय स्थापित करना दर्शन का कार्य है। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में व्यक्ति की सहायता करना भी दर्शन का कार्य है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने में व्यक्ति की सहायता करना भी दर्शन का कार्य है। नेक्स्ट है जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना दर्शन का कार्य है।
नेक्स्ट है व्यक्ति के मन में पैदा हुई जिज्ञासा, संदेह, आश्चर्य, अशांति को दूर करने में सहायता करना भी दर्शन का कार्य है। व्यक्ति के मन में पैदा हुई जिज्ञासा, संदेह, आश्चर्य, अशांति को दूर करना भी दर्शन का कार्य है। नेक्स्ट है व्यक्ति को आध्यात्मिक तत्वों की ज्ञान। आध्यात्मिक तत्व क्या है? ईश्वर, ब्रह्मांड, पृथ्वी, सृष्टि, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, जीवन का हम कहाँ से आए और कहाँ चले जाते हैं, आत्मा क्या है, क्या आत्मा कभी मरती है, क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है, अगर होता है तो कब तक, ये मुक्ति क्या है। आदमी कहता है कि मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, तो मोक्ष क्या है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है इत्यादि आध्यात्मिक तत्वों की ज्ञान की ओर उन्मुख करना भी दर्शन का कार्य है। व्यक्ति को आध्यात्मिक तत्वों की ज्ञान कराना भी दर्शन का कार्य है। नेक्स्ट है मनुष्य के अंदर पैदा हुई ऊहापोह की स्थिति से बचाना भी दर्शन का कार्य है। ऊहापोह, असमंजस, ऊहापोह अर्थात असमंजस की स्थिति से बचाना, मनुष्य को ऊहापोह की स्थिति से बचाना भी दर्शन का कार्य है। नेक्स्ट है नवाचारों से समायोजन करने, जो नए नए विचार प्रकृति में रोज आ रहे हैं, नई नई समस्याएं प्रकृति में रोज आ रही है, मनुष्य के जीवन में नई नई समस्याएं घटित हो रही हैं, उससे समायोजन करने में व्यक्ति की सहायता करना भी दर्शन का कार्य है। नेक्स्ट है व्यक्ति में अंतर्दृष्टि का विकास करना दर्शन का कार्य है। अंतर्दृष्टि, आत्मा की दृष्टि का निर्माण करना, विकास करना भी दर्शन का कार्य है। अब हम देखते हैं दर्शन का, ये तो हो गया दर्शन के कार्य। अभी हमने दर्शन के कार्य को देखा, अब हम देखते हैं दर्शन का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का विषय क्षेत्र क्या है? तो दर्शन का जो विषय क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है। इसमें संपूर्ण जगत और उसकी समस्त वस्तुओं और क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें संपूर्ण जगत और उसकी समस्त वस्तुओं और क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। दर्शन के इस व्यापक विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। दर्शन के विषय क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, दूसरा है एक्सियोलॉजी और तीसरा है थियोलॉजी। पहला हम देखते हैं तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है, तत्व ज्ञान क्या है? दर्शन का जो विषय क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक है और उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व ज्ञान। इसके अंतर्गत यथार्थ मतलब रियलिटी, इसके अंतर्गत रियलिटी, यथार्थ की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? रियलिटी का, यथार्थ ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इसमें जगत और व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें जगत मतलब इस ब्रह्मांड और व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें दर्शन के निम्नलिखित 5 विभाग आते हैं। मेटाफिजिक्स के अंतर्गत दर्शन के 5 विभाग आते हैं, जिसमें पहला है आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स ऑफ द सोल। इसके अंतर्गत आत्मा
और जीव से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान मेटाफिजिक्स ऑफ द सोल के अंतर्गत आत्मा और जीव से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे आत्मा क्या है, आत्मा का जीवन से क्या संबंध है, क्या आत्मा की मृत्यु होती है या आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का उत्तर हमें आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत मिलता है, मेटाफिजिक्स ऑफ द सोल। दूसरा है ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, थियोलॉजी, ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, थियोलॉजी के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता अथवा अनेक रूपता आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता अथवा अनेक रूपता आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है, क्या ईश्वर निराकार है या उसका कोई स्वरूप भी है आदि। यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसका प्रमाण क्या है, इत्यादि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, थियोलॉजी के अंतर्गत मिलता है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता अथवा अनेक रूपता आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है या ईश्वर का अस्तित्व है तो इसका क्या प्रमाण है, क्या ईश्वर निराकार है आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत प्राप्त होता है। तीसरा है सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान, कॉस्मोलॉजी, सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान, कॉस्मोलॉजी। इसके अंतर्गत सृष्टि की रचना और विकास से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत सृष्टि की रचना और विकास से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे सृष्टि से क्या अभिप्राय है, सृष्टि से हमारा क्या अभिप्राय है, क्या सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से हुई है, क्या इस सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से हुई है, क्या सृष्टि की रचना आध्यात्मिक तत्वों से हुई है, सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से हुई है या सृष्टि की रचना आध्यात्मिक तत्वों से हुई है आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत मिलता है। चौथा है सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान, सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान, ऑन्टोलॉजी, सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान। इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे सृष्टि के नश्वर तत्व कौन कौन से हैं, सृष्टि के नश्वर तत्व कौन कौन से हैं, सृष्टि के अनश्वर तत्व कौन कौन से हैं आदि। हम कहते हैं ना मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, फिर एक तरफ हम कहते हैं कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा जिस तरह व्यक्ति कपड़े बदलता है उसी तरह आत्मा जो है सिर्फ शरीर बदलती है और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो इस सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत सत्ता के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे सृष्टि के नश्वर तत्व कौन कौन से हैं, सृष्टि के अनश्वर तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि प्रश्नों पर विचार सत्ता संबंधी ज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा है सृष्टि उत्पत्ति संबंधी तत्व ज्ञान, सृष्टि
उत्पत्ति संबंधी तत्व ज्ञान कॉस्मोगॉनी। इसके अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे सृष्टि अथवा जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्या सृष्टि की रचना हुई है। यदि सृष्टि की रचना हुई है तो इसकी रचना किसने की है। सृष्टि उत्पत्ति संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि अथवा जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्या सृष्टि की रचना हुई है। यदि सृष्टि की रचना हुई है तो यह किसने की है, आदि प्रश्नों के हमें उत्तर सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत मिलता है। दूसरा है ज्ञान शास्त्र। हमने पहले आपको बताया है कि दर्शन का विषय क्षेत्र जो है वह बहुत व्यापक है। उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, जिसके अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान, सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी तत्व ज्ञान। अब दूसरा हम देखते हैं ज्ञान शास्त्र, एपिस्टोमोलॉजी। ज्ञान शास्त्र एपिस्टोमोलॉजी, इसके अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, उसकी सीमाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। एपिस्टोमोलॉजी ज्ञान शास्त्र दर्शन का विषय क्षेत्र का दूसरा भाग है। ज्ञान शास्त्र एपिस्टोमोलॉजी, इसके अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति और उसकी सीमाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या मानव बुद्धि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, मनुष्य किस सीमा तक परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, क्या मनुष्य उस साधन की प्राप्ति कर सकता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आदि प्रश्नों के उत्तर हमें ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत मिलते हैं। एपिस्टोलॉजी दर्शन के विषय का दूसरा क्षेत्र है। एपिस्टोमोलॉजी ज्ञान शास्त्र, इसके अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति और उसकी सीमाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या मानव बुद्धि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, क्या मानव बुद्धि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, मनुष्य किस सीमा तक परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, मनुष्य क्या उस साधन की प्राप्ति कर सकता है या मनुष्य उस साधन का खुद निर्माण कर सकता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें एपिस्टोमोलॉजी दर्शन के इस शाखा एपिस्टोमोलॉजी के अंतर्गत मिलता है। तीसरा है मूल्य शास्त्र। पहला हुआ मेटाफिजिक्स तत्व ज्ञान, दूसरा हुआ ज्ञान शास्त्र एपिस्टोमोलॉजी और तीसरा है मूल्य शास्त्र एक्सियोलॉजी। तीसरा क्या है, मूल्य शास्त्र एक्सियोलॉजी। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। इसमें दर्शन के निम्नलिखित 3 भाग आते हैं। एक्सियोलॉजी को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है एथिक्स नीति शास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र। मूल्य शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत मनुष्य के आचरण से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है।
इसके अंतर्गत मनुष्य के आचरण से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आचरण से संबंधित समस्याओं जैसे कर्म अकर्म, करणीय अकरणीय कर्म, कर्म अकर्म, साथ ही साथ करणीय अकरणीय कर्म, शुभ अशुभ, भद्र अभद्र आदि पर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसे प्रश्नों पर विचार होता है। इसमें जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है वे हैं भद्र क्या है। नीति शास्त्र के अंतर्गत जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है उसमें मुख्य है कि भद्र क्या है, अभद्र क्या है, भद्र की क्या परिभाषा है, अभद्र की क्या परिभाषा है, भद्र की क्या सीमा है, अभद्र की क्या सीमा है, भद्र आचरण के क्या लक्षण हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो भद्र लक्षण की श्रेणी में आएगा और क्या नहीं करना चाहिए जो अभद्र लक्षण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के विषयों का अशुभ क्या है, शुभ क्या है, किस सीमा तक कौन सी चीज़ें शुभ है, कौन सी चीज़ें अशुभ है, शुभ का सीमांकन क्या है, अशुभ का क्या सीमांकन है, ये सब हम नीति शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें नीति शास्त्र के अंतर्गत मिलता है। दूसरा है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र। मूल्य शास्त्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला हमने देखा नीति शास्त्र, दूसरा है सौंदर्य शास्त्र। इसके अंतर्गत सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के लक्षण क्या है, सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के लक्षण क्या है, सौंदर्य की सीमा क्या है, सौंदर्य की सीमा क्या है, सौंदर्य के लक्षण क्या है, सौंदर्य के मापदंड क्या है इत्यादि का अध्ययन हम सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र अर्थात लॉजिक, इंग्लिश में इसे लॉजिक कहते हैं। इसके अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना अथवा अनुमानित लक्षण, अनुमान, उसके लक्षण, पद्धति आदि के विषय में विचार किया जाता है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना अथवा अनुमान, तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना अथवा अनुमान, उसके लक्षण, पद्धति आदि के विषय में विचार किया जाता है। जैसे तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है, उसकी विधि क्या है आदि, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें लॉजिक के अंतर्गत, तर्कशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। दर्शन के उपयुक्त विषयों को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बनाइएगा। चार्ट के अंतर्गत दर्शन को पहले 3 भागों में हम विभक्त करेंगे, तत्वज्ञान, ज्ञान शास्त्र और मूल्य शास्त्र, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स को हम 5 भागों में बांटते हैं। मेटाफिजिक्स ऑफ द सोल, आत्मा संबंधी तत्वज्ञान, दूसरा ईश्वर संबंधी तत्वज्ञान, थियोलॉजी, तीसरा सृष्टि संबंधी तत्वज्ञान, कॉस्मोलॉजी, चौथा सत्ता संबंधी तत्वज्ञान, ऑन्टोलॉजी और सृष्टि संबंधी तत्वज्ञान, कॉस्मोगोनी। फिर है ज्ञान शास्त्र।
एपिस्टोमोलॉजी, जिसके अंतर्गत ज्ञान संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है मूल्य शास्त्र, एक्सियोलॉजी, जिसे हम पुनः 3 भागों में विभक्त करते हैं। इसके अंतर्गत दर्शन के 3 विषय क्षेत्र आते हैं: नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तर्कशास्त्र, एथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक। नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तर्कशास्त्र। तो दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है।